नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 4 में पढ़ेंगे लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। दोस्तों, ये इकाई 3 का भाग है। इसमें हम जानेंगे लिंग बोध यानी कि जेंडर के बारे में। शुरू करने से पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उन्हें जल्दी से जल्दी देख सकें। साथ ही सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखलाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से कि सन 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार सन 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें अपने बचपन के अलग अलग समय पर वो सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माता या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछलियों को पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थीं, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्यों को करती थीं। लेकिन जब एक बार वे 13-14 साल की हो जाती थीं तो वे अधिक स्वतंत्र होती थीं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थीं, डालियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में भी होता था, जहां लड़कों को अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थीं। सन 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख सन 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थीं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों में से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम था। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे।
ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भी खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आरामदायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना चाहिए, लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। बाद में जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय पर, चुनाव पर भी पड़ता है। यहाँ पर है जो अपन ने छोड़ा इसको एक बार देखें। देखिए, लड़कियां स्कूल जाते समय समूह बनाकर चलना पसंद करती हैं। ये जो लड़कियों का एक ग्रुप दिख रहा है, ये स्कूल जाती हैं तो ये समूह में जाना और उनका आना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बच्चे का चित्र है, कक्षा 7 का एक समूह छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, ये अपने ड्रेस पहना हुआ है। इसके बाद आपके बड़े होने के अनुभव समूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लगभग 30-35 साल की उम्र के हैं और तो आप इसी प्रकार से ही बड़े हुए हैं, और अगर आज आप वर्तमान में आज 7th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं तो फिर ये आपके मतलब पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा भिन्न होगा। अगर आप इस चीज को गौर करते हैं तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। मैंने दोनों एग्जांपल दिए कि अगर आप 30-35 साल के लोगों के साथ ये बात करेंगे कि उनका जो अध्ययन हुआ था कैसा हुआ था। जैसे आजकल जो स्कूल हैं उनमें कोएड एजुकेशन जो है पहले कम हुआ करता था, कहें तो बहुत बहुत कम होता था, और शायद एक आधी स्कूल में होता था। मोस्टली स्कूलों में क्या होते थे, सेपरेट होते थे। 6th क्लास के बाद लड़के और लड़कियों को अलग अलग एक ही स्कूल के 2 पार्ट में रखा जाता था। एक में सिर्फ गर्ल्स डिपार्टमेंट होता था और एक पूरा बॉयज डिपार्टमेंट होता था। इसके अलावा कुछ ही ऐसे स्कूल होते थे जो इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में भले हों, पर उनमें क्या है, कोएड एजुकेशन बहुत कम होता था। पर आज अगर जैसा एजुकेशन है वहां पर एक कोएड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि दोनों पक्ष, लड़का हो या लड़की, उनको एक साथ बढ़ने का मौका मिलता है, दोनों को एक समान एजुकेशन मिलता है, दोनों एक समान मतलब मापे जाते हैं। अगर डिपार्टमेंटल अगर देखा जाए तो लड़कियों को लड़कियों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, लड़कों को लड़कों के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो लड़कों को पढ़ाने वाले टीचर उन्हें मार पीट के बड़ा करते हैं और उनको बेहतर बनाने के लिए उन पर भरसक प्रयत्न करते हैं। लड़कियों को यह सोच के पढ़ाया जाता था कि शायद उन्हें आगे जाके रोटी बनानी है या फिर फला फला कोई XYZ काम करना। और जो थोड़ा सा तेज होते थे बच्चे या लड़कियां कहा जाए, जो बच्चे अपने आप में कुछ करना चाहते थे, उन बच्चों के अपने स्वयं के प्रयत्न होते थे और वो समाज के उन प्रयत्नों से लड़कर आगे बढ़कर अपनी छवि को प्रूव करती थी और उनसे टीचर भी बहुत खुश होते थे। ऐसा नहीं है कि टीचर मदद नहीं करते थे, टीचर मदद करते थे, पर परिप्रेक्ष्य जैसा होता है समाज उसी प्रकार से ही लोगों को मदद कर पाता है। चलिए आगे जाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्क या बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां और लड़कियां कम दिखाई देती हैं? शायद मैंने पढ़ा नहीं। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। इसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। चलिए, इसको आपने देख लिया, इसीलिए उसमें कहा गया है कि आपने लड़कियों के चित्र कम बनाए होंगे। ठीक है। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़के और लड़कों के स्थान पर लड़कियां रखेंगे तो क्या होगा? अब ये चीज एक सोचने का विषय है। इसको अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आप इसमें जान पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल में भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है।
क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना। ये तो बस घर के काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो, ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। श्री सिंह के घर पर हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती। हाँ हाँ, इसके बाद तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, ये तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे स्कूल को कार से ही स्कूल अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ने जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप को स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, शाम के वक्त मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत करमबख्त, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है? अ, हाँ, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। एक ये जो चैप्टर अपन ने जो पढ़ा, इसमें एक घरेलू महिला जिसके बारे में व्यक्तिगत थिंक मोस्टली पर जो पीपल होते हैं उनकी सोचने की होती है कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो बाहर कामकाज नहीं करती हैं, उनका जो वक्त है वो घर में बिताया जाता है और घर में उनके पास शायद ये रोटी चौका चूल्हा करने के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो एक छोटे से एग्जाम्पल में एक ही कॉमिक के रास्ते आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप जिस चीज के बारे में मेंटली डिसाइड कर कर बैठे हैं, क्या वो वाकई सही है? क्या आपने उसके सुबह से लेके रात तक के काम के बारे में देखा? ये बात बिल्कुल सच है कि हमें संडे की छुट्टी मिलती है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता कि जो महिलाएं घर में अपने बच्चों और हमारा सभी का ध्यान रखती हैं, उन्हें संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। यानी कि वो 24/7 हमारी ही सेवा में लगी होती हैं। तो क्या वो इस आपके काम या दुनिया में किसी भी बड़े काम से बड़ा नहीं है? सबसे बड़ा है। हमारे अकाउंट को वो संभालती हैं, हमारे घर को वो संभालती हैं, हमारे ईच एंड एवरीथिंग, हमारे कपड़ों को धोना, हमारे कामों को करना, हमारी चीज़ों को याद दिलाना, हमें हर एक सही रास्ते पर जाने के बारे में हमें टोकना, इवन डांट भी खाना। कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो हमारे घर की औरतें बहुत बखूबी तरीके से सुन के सह के सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश में अपना पूरा जीवन बिता देती हैं। और जो महिलाएं इसके साथ बाहर के भी काम करती हैं, वो तो स्वयं ही अपने आप को कितना ज़्यादा परेशान मतलब देखती होंगी, इस बारे में मतलब जानना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। पर इन बातों की चर्चा सभी बच्चों से एक अच्छा सा निवेदन करता हूं कि इसके बारे में आप अपनी माँ और अपनी सिस्टर और अपने फादर से इस बात पर चर्चा करिएगा, तो आप जानेंगे कि वाकई किसी काम को करना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है व्यक्ति विशेष के लिए। मतलब माँ के काम को माँ के द्वारा किया जाना उनके लिए एक आसान काम है, क्योंकि वो उस चीज को अपने तहे दिल और खुशी से करती हैं। वहीं पिता के द्वारा बाहर से ला के अपने मतलब बाहर जो किए गए काम है वो उनकी खुशी से वो करते हैं, इसलिए वो उस चीज में खुश हैं।
तो व्यक्ति जो भी कार्य करे उसे अपनी अगर पूरे तहे दिल और अपनी शिद्दत से करे तो उसकी खुशियों से वह चीज क्या होती है, उसे करने में आगे बढ़ाती है और खुशियां देती है, और उसे कभी उस चीज में कभी क्या है, थकान नहीं लगती। क्या कभी आपने देखा कि सुबह उठ के आपकी माँ ने ये कहा हुआ है कि मैं तो आज थकी हूं, खाना नहीं बनाऊंगा? कभी ऐसा नहीं सुना। पर कभी ऐसा सुना है क्या कि पिताजी ने कहा हो कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं सुनेंगे आप। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी काम में लगा हुआ है। वो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो एक छोटा सा मोटिवेशन मैंने दिया, इस बात पे एक चर्चा करी। आइए अब अपने वापस अपने चैप्टर पे चलते हैं। अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के कामों की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्रियों की ही होती हैं, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेष बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। पर घर पर कार्य करने वालों का जीवन, इस पर एक चर्चा करते हैं। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम के मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों के घरेलू काम के लिए इन्हें लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर के काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों की काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता है। जो जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः इन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थीं। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से इन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम करते रहते हैं? क्या हम दिन भर नहीं काम करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी महिलाओं में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठा सिर पर ढोना पड़ता है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम है, जैसे खाना बनाने आदि के लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसे काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं सन 1998-99 के। देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? स्त्रियों के कुल काम के घंटे, पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों के कुल काम के घंटे,
इनमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, इस जगह पर आपको क्या है, स्वयं इन घंटों को भरना है। क्या आप बता सकते हैं स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने होते हैं? देखिए वो तो पूरे ही वक्त लगी होती हैं, तो इसके बारे में आप अपने परिवार से चर्चा करके इस बारे में मैटर को चर्चा में लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसे चर्चा में लूंगा तो काफी वक्त और बढ़ जाएगा। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिला और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, और इससे ही यह निश्चय होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम और कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी, और इससे बहुत सी लड़कियां का स्कूल जाना भी संभव हो पाएगा। देखिए ये ऊपर जो इस चित्र दिखा रहे हैं, इस चित्र में देखिए मध्य प्रदेश में के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे, ये आंगनवाड़ियों में बच्चे जो हैं पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा में व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। ऐसे प्रायः महिलाओं के काम में दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोस्टर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। यह पोस्टर बंगाल की महिला के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? तो ये एक स्लोगन तैयार करने के लिए है, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी, वह तुम्हारी उपलब्धि है जिसमें मेरा नहीं वह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। इस पे स्लोगन बनाया गया है, और भी बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक ये चित्र जो है इसमें कुछ लिखा हुआ है पर थोड़ा धुंधला है तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, इस चैप्टर के बहुत सारे सिद्धांत जो हमारे सामने आए, इसमें हमारे को सरकार के द्वारा ये भी पता चला कि सरकार जो है वो सभी को समान अधिकार देने के लिए क्या है, वचनबद्ध है, और उसी की वचनबद्धता के तहत हम सभी को क्या है, समान अधिकार देने के लिए सरकार प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। और उसी के तहत हम आज अपनी परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन जो कहें तो साल दर साल हम धीरे धीरे एक अच्छे समाज को, संपन्न समाज को देखने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं शब्द संकलन के बारे में। अस्मिता यह एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दो गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है।
एक पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा, इसमें जो शब्द संकलन था, 4 शब्द जो है वो अपन ने पढ़े, अस्मिता, दोहरा बोझ, देखभाल, अवमूल्यित। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना, बहुत सारी अच्छी बातें हमने इसमें सीखी। हमने लड़के और लड़कियों के रूप के बढ़ते हुए रूप के बारे में जाना। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था इसमें हमने लिंग बोध से जुड़ा हुआ चैप्टर था, हमने जेंडर के बारे में इस पे चर्चा करी। आगे भी एनसीईआरटी का ये तारतम्य लगातार जारी रहेगा और भी हम बहुत सारे अच्छे चैप्टर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कक्षा 7 का पाठ्यक्रम लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही अच्छे से नए नए चैप्टरों के साथ आपसे अपने जो सुझाव है वो साझा करते रहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर कोई बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, हमसे कोई त्रुटि होती है, कमेंट करके हमें सही रास्ता दीजिए। हम उस पर विचार करके और उसे सुधार कर और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश होते रहेंगे। तो जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।